सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। स्वागत है सर आपका हमारे इस लेक्चर के अंदर में। और इस लेक्चर के अंदर सर, जैसे कि आपको पता है, कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है चैप्टर 4 को जो है ख़त्म किया था। बट ऑफिशियली सर एक चीज़ हमारी बाकी है, वो है इसका रिवीजन। है ना, चैप्टर 4 का हमारा जो हैंड रिटन नोट्स हम लोग अभी तक लिख रहे थे। आई होप आप सबको पता है, आपको हैंड रिटन नोट्स अब मैंने जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके रखे हैं वो डेली बेसिस पे जो है यहाँ पे लिखने बनाने, है ना। सो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो बनाए होंगे डेली बेसिस पे, और चैप्टर 4 के हैंड रिटन नोट्स भी आपके कंप्लीट होंगे। चैप्टर 4 एज ऑफ नाउ आपका खत्म हो गया, तो वो भी आपके हैंड रिटन नोट्स भी खत्म हो जाने चाहिए साथ साथ में। तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी हमारे हैंड रिटन नोट से चैप्टर 4 वाला जो पार्ट है उसको एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, और आज के जो लेक्चर में है चैप्टर 5 का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेने वाले है अपन। क्वेश्चन बैंक अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर ली रहेगी। मैंने आपको बोला था इनकेस अगर आपको हमारे फ्लो के साथ ही चलना है कि पहले रिवीजन करना है फिर क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन देखना है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको जमता है वैसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक का जो डिस्कशन है वो इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर आखिर में हम लोगों ने कर दिया। सारे 6 क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से, 6 के 6 केस सिनेरियोज हम लोगों ने डिस्कस किए हुए है सर। मेरे ख्याल से सबको वो चीज़ क्लियर रहेगी। अच्छा, अब अपन आते हैं सर यहाँ पर, अब अपन आते हैं हमारे चैप्टर 4 के रिवीजन के ऊपर पे। सिंपल से अब अपना हैंड रिटन नोट्स अपन जो है लिख रहे हैं डेली बेसिस पे, उस पे से पूरा एक बार गो थ्रू करेंगे, है ना। और आपका जो है फिर अपन चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन लेके आगे बढ़ेंगे सर। तो यहाँ पे सबसे पहले सर चैप्टर 4 के अंदर हम लोगों ने देखा करके हम लोगों ने काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे डिस्कस करी। ठीक है, उनमें से सबसे पहली स्ट्रैटेजी अगर आपको याद रहेगा तो हम लोगों ने डिस्कस की थी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि सबसे पहले आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करते हो, आप आपके सेम बिजनेस के अंदर रहते हो। आप आपका बिजनेस जो है यहाँ पे चेंज नहीं करते हो। आपका बिजनेस जो रहता है एग्जिस्टिंग बिजनेस, आपका वही एग्जिस्टिंग बिजनेस यहाँ पे जो है रहता है। सेम प्रोडक्ट रहता है आपका जो है, कोई भी आप यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशंस नहीं करते हो, चेंजेस नहीं करते हो, सारा कुछ सेम रहता है सर। मेंटेन करते हो आप आपका सेम लेवल ऑफ एफर्ट एट जो आपका प्रेजेंट पे चलता है। यहाँ पे आपकी फंक्शनल एफिशिएंसी इनहांस करने के लिए देखते हो, कोशिश करते हो कि आपकी एफिशिएंसी आप यहाँ पे बढ़ा दो, है ना। बेटर वे में आप क्या करते हो, आपके रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर देते हो ताकि आपकी फंक्शनल एफिशिएंसी जो यहाँ पे बढ़ जाए। रीडेफिनेशन बिल्कुल भी यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को छेड़खानी नहीं करते हो, जो जैसा रहता है उसको वैसे ही रखते हो। रीडेफिनेशन बिल्कुल भी आप पे इंक्लूडेड नहीं रहता है। सेफ स्ट्रैटेजी है, रिस्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। और आपका यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है आपके सेम बिजनेस के ऊपर, सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर, सेम मार्केट के अंदर वो जो है आपका कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, फोकस्ड रह सकता है। जिसकी वजह से आपको ये क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आप आपकी कोर कंपिटेंसीज यहाँ पे डेवलप कर जाओगे। फर्म जिनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, जिनको ऐसे एकदम भारी भरकम ग्रोथ नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल जाए चल जाएगा, हम लोग सेटिस्फाइड है, वो वाली फर्म ने जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे ऑप्ट करना चाहिए है सर। तो ये अपन ने देख लिया स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं सर नीचे रीजंस के ऊपर कि क्या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के रीजन से क्यों हम लोग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की तरफ जो यहाँ पे बढ़ते हैं सर। सबसे पहला सर यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो अपना अपने को पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। मैंने आपको रेगुलर बैच में भी जाकर के पीछे जो अपन चैप्टर 2 के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ के आए थे, वो जाकर के मैंने आपको दिखाया था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अपने अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फिर आपका ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी एंड फिर आपका डिक्लाइन स्टेज आता है आखिर में। तो यहाँ पर जो है आपका जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में यहाँ पे जब पहुंच जाता है ना, तब आपको जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। और एक हमने एक चीज़ देखी थी कैश काउ, जब आपका एक बिजनेस या फिर आपका प्रोडक्ट आपका कैश काउ बन जाता है ना, तब आपको जो है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी पड़ती है। ये भी चीज़ अपन ने देखी थी। आगे जब अपन जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको वापस से एक बार रिकॉल करके मैं याद दिला दूंगा। स्टाफ को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील रहता है, इसलिए फील होता है, इसलिए आप जो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। इन्वायरमेंट आपका जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर आपको कोई छेड़खानी करनी है, आप भी स्टेबल तरीके से आगे मूव ऑन करोगे। आपका जब एडवाइजेबल ये नहीं होता है कि आपने एक्सपांड करना चाहिए, थ्रेट है आपके लिए जो आपका एक्सपांशन है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाहिए। आफ्टर रैपिड एक्सपांशन, जब आप रैपिड एक्सपांशन करके आ रहे होगे तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे ऑप्ट करनी पड़ती है सर। फिर अगला आती है सर आपकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, जिसको आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी बोलते हो। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे सर, तो उसके अंदर सर रीडेफिनेशन इन्वॉल्व रहेगा। कंप्लीटली अपोजिट स्ट्रैटेजी है आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे बहुत सारा करना पड़ेगा। और ये हाईली वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी है, आप इसको अपने तरफ अपने तरीके से इसको जो है यहाँ पे कैसे भी एक्सपांशन कर सकते हो। आपका काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सपांशन के यहाँ पे जो है मेथड्स रहते हैं अलग अलग, आपके पास यहाँ पे स्ट्रैटेजीज रहती है कि आप जो डाइवर्सिफिकेशन कर लो, इंटेंसिफिकेशन कर लो, इंटरनल है आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन रहता है, एक्सटर्नल डाइवर्सिफिकेशन का आपके पास ऑप्शन रहता है। तो मल्टीपल चीज़ें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रहती है, तो हाईली वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी है। मेजर रीजन क्या रहता है जिसकी वजह से आप ग्रोथ स्ट्रैटेजी या फिर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हो, तो सबसे पहला डिमांड आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आपको यहाँ पे आपका थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ता है बिजनेस को। स्ट्रैटेजीज को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेटिस्फाइड फील रहता है। यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा तो ऊपर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के अंदर स्टाफ को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था, सेटिस्फाइड फील हो रहा था। यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी बना रहा है उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड फील होगा। और CEO लोगों का ये प्राइड रहता है, जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स रहते हैं उनका ये प्राइड रहता है।
जितना आपका यहाँ पे जो आपके मार्केट के ऊपर कंट्रोल जो है बढ़ जाता है, आपका मार्केट शेयर यहाँ पे जो है आपका इंक्रीज हो जाता है, एडवांटेजेस आपको मिलना शुरू हो जाता है आपके एक्सपीरियंस कर्व से। तो ये आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके फायदे रहते हैं, जिसकी वजह से आप जो यहाँ पे ये कुछ रीज़न बनते हैं जिसकी वजह से आप आपके ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरफ जो है आप जाते हो सर। अब कितने कितने टाइप्स की आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी रहती है, तो अपन ने देखा बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहती है। आपकी कुछ जो है यहाँ पे जो है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज भी रहती है और कुछ आपके एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे रहते हैं। इंटरनल के अंदर अगर हम लोग पहले बात करें तो इंटरनल के अंदर सबसे पहले आप दो तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सपांशन कर सकते हो। सबसे पहले आप कर सकते हो इंटेंसिफिकेशन के थ्रू और दूसरा आप कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। अपन बात करते हैं सबसे पहले इंटेंसिफिकेशन के बारे में। इंटेंसिफिकेशन के थ्रू अगर आपको करना है तो आपके पास तीन तरीके यहाँ पे आपको मिलते हैं। सबसे पहला मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा आपका मार्केट डेवलपमेंट और तीसरा आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, तो आपका मार्केट पेनिट्रेशन का आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहता है और आप उसको एग्जिस्टिंग मार्केट में लेकर जो है पेनिट्रेट करते हो, घुसते हो और बेचते हो। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा है सर, आपका प्रोडक्ट आपका एग्जिस्टिंग है, बस आपकी मार्केट नहीं हो जा रही है। जैसे कि आपने क्या कर लिया, आपने कोई जो है एक डिफरेंट नया चैनल इंट्रोड्यूस किया। पहले आप ऑफलाइन बेचते थे, आपने अभी ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। आपने आपका जो एडवर्टीजमेंट का कंटेंट है उसको बदल दिया। पहले आप बता रहे थे कर कि पहले आप बता रहे थे कर कि आपने जो है कोई यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई एक ड्रिंक बनाई हुई है, आपने एनर्जी ड्रिंक बताई हुई है, आपने कोई एनर्जी ड्रिंक बनाई हुई है, उसको कोई एक अडल्ट पी रहा है, उस एनर्जी ड्रिंक को सिर्फ अडल्ट पी रहा है, तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ वो एनर्जी ड्रिंक सिर्फ अडल्ट लोगों के लिए। बाद में आपने उसके कंटेंट को चेंज किया और आपने दिखाया बच्चे भी उस ड्रिंक को पी रहे है ना, बच्चे भी उस ड्रिंक को पी रहे हैं, तो बाद में बच्चे लोगों ने भी जो है उसको यहाँ पे कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो आपका एक नई मार्केट आपको मिल गई। किड्स को भी आप केटर कर पा रहे हो उस ड्रिंक के साथ में, है ना। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स बन सकते हैं। आप आपके बस क्या करो, एडवर्टीजमेंट का कंटेंट चेंज कर दो। अपन ने अगर आपको क्लास में याद होगा तो एग्जाम्पल दिया था नाइकी के जूते का, है ना। नाइकी के जूते का अपन ने क्या बोला था कि नाइकी के जूते सिर्फ जो है अपन ने एड एक शूट की थी जिसके अंदर अपन ने भागते वक्त ही वो जूते को पहना हुआ था, बाकी काम करते हुए कुछ जूते को नहीं पहना था अपन ने। कि नॉर्मल कोई बाजार में सामान लेने जा रहे हैं या फिर कोई बच्चा कॉलेज जा रहा है, तब अपन ने वो जो है ऐसा नहीं दिखाया था कि तब भी आप इस शूज़ को पहन सकते हो। अपन ने सिर्फ ऐसा ऐड बनाया था जिसमें दिख के आ रहा था कि यार सिर्फ जब भाग रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तभी आप उस शूज़ को पहन सकते हो। तो ठीक है, तो अपने को लोगों का माइंडसेट बदलना था, तो अपन ने एडवर्टीजमेंट का कंटेंट बदला और उसके अंदर अपन ने बाकी काम करते वक्त भी जूते पहने। कॉलेज जाते वक्त, कोई काम करते वक्त भी अपन ने जो है किधर अपन बाहर जा रहे तो वो जूते पहन कर अपन चले गए, है ना। तो ये दिख करके आया करके यार अपन इस जूते को सारे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कब हुआ, जब अपन ने एडवर्टीजमेंट का कंटेंट चेंज किया, तो और भी लोगों को अपन केटर करना शुरू कर दिया, अपन ने और भी लोगों तक अपनी रीच बढ़ा दी, एक नया मार्केट अपन ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो अपन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं। हो सकता है आपने प्रमोशनल का मीडिया चेंज कर दिया। पहले आप सिर्फ जो है न्यूज़पेपर में ऐड देते थे। न्यूज़पेपर तो आजकल के जो यहाँ पे जो आजकल की नई जनरेशन है वो तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते नहीं है, वो लोग तो इंस्टाग्राम वगैरह पे है, लेकिन आप न्यूज़पेपर पे ऐड दे रहे थे। आपको उन तक भी पहुँचना था, नई जनरेशन तक भी पहुँचना था, तो आप कहाँ पे अभी ऐड दोगे, आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ पे आप ऐड देनी शुरू करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आपका प्रमोशनल मीडिया चेंज कर रहे हो और आप आपके आप नए कस्टमर तक पहुँच पा रहे हो, तो आपका मार्केट जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है। प्रोडक्ट आपका वही है, प्रोडक्ट आप चेंज नहीं कर रहे हो, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर मार्केट डेवलपमेंट में जो चीज़ नहीं हो रही थी, प्रोडक्ट आपका नया नहीं बन रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपका प्रोडक्ट नया हो जाएगा, है ना, और आपकी मार्केट वही रहेगी। तो ये उल्टा है, आपके मार्केट डेवलपमेंट से उल्टा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में क्या हो रहा था, मार्केट नहीं आ रही थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है ना। मार्केट आपकी वही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। जैसे कि आपने क्या कर लिया, आपके कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का आपने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर लिया। थोड़ा बहुत मॉडिफाई नहीं कर लिया आपने, उसके अंदर मेजॉरिटी चीज़ें काफ़ी बदल दी, है ना, काफ़ी आपने उसके अंदर सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन किया, या फिर ऑल टुगेदर आपने एक नया प्रोडक्ट आप लेकर के आए मार्केट के अंदर में, और कस्टमर जो आपका पहले था, जहाँ पे पहले आप ऐड देते थे, जो भी आपका पहले डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल था, उसी डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल को यूज़ करके आपने उसी कस्टमर तक वो नया प्रोडक्ट पहुँचाया। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हो जाए। तो इंटेंसिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा ये तीन तरीके बन रहे थे। अब आते हैं अपन डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। अभी भी अपन जो है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर में ही है। डाइवर्सिफिकेशन पे आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मेनली दो तरीके से आप यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। पहला कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है और दूसरा कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है। छोटा सा अपन ने एक इसके अंदर इनोवेशन का भी चीज़ डिस्कस किया था, जो कि अपन इधर भी जो है रिवीजन करते हुए भी आखिर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या हो रहा है सर, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जब आपके प्रोडक्ट्स जो है क्या है सर, रिलेटेड है, जब आपके प्रोडक्ट्स क्या है, रिलेटेड है, नए बिजनेस आपका जो है लिंक्ड है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में। कैसे लिंक्ड है, तो आपके कोई प्रोसेस के थ्रू लिंक्ड हो सकता है, कुछ प्रोसेस सेम हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी वहाँ पे सेम हो सकती है, या फिर आपका मार्केटिंग करने का तरीका है, जिस हिसाब से आप आपके नए प्रोडक्ट को मार्केट करने वाले हो और जिस हिसाब से आप आपके पुराने प्रोडक्ट को मार्केट करते थे, कहीं ना कहीं वो उसकी मार्केटिंग करने का तरीका जो है यहाँ पे सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, है ना। उसके थ्रू वहाँ पे एक लिंकेज क्रिएट होगा, तो वहाँ पे आपका जो है आपका क्या बन रहा है सर, एक कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन आप कर पा रहे
रहे हो सर। जो नया प्रोडक्ट है ना, नया प्रोडक्ट वो स्पिन ऑफ है आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ का, यानी कि आप आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को ही यूज़ करके क्या करोगे, नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर के आओगे सर। तो वो आपका हो जाएगा क्या सर, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन आपका हो जाएगा सर। अब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप दो तरीके से उसको कर सकते हो। सबसे पहले आप वर्टिकल जो है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, और दूसरा आप जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। वर्टिकल के अंदर क्या होगा सर, वर्टिकल के अंदर सर आप वर्टिकली सेम प्रोसेस सीक्वेंस के अंदर रहोगे, बस आप सीधे थोड़ा सा यहाँ पे तो आपके उस सीक्वेंस के अंदर आगे मूव कर लोगे, फॉरवर्ड मूव करोगे, या फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा बैकवर्ड आ जाओगे, पीछे मूव करोगे। सीक्वेंस वही रहेगा, बस उसके उस सीक्वेंस के थोड़ा सा आप तो आगे चले जाओगे या फिर थोड़ा सा उसके पीछे आ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर आप अपन समझते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है सर। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है सर, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर आप वैल्यू चेन के अंदर आगे मूव करते हो और एंटर करते हो उस बिजनेस लाइन में जो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, है ना। उस बिजनेस लाइन में आप एंटर करते हो जो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बिजनेस हो गया, है ना। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या हो गया सर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई। आप अपने लिए खुद के लिए इफेक्टिव सप्लाई जो है पे क्रिएट करते हो। पहले आप एक रॉ मटेरियल बाहर से आउटसोर्स करते थे, अब आप बोल रहे हो मैं रॉ मटेरियल भी खुद के लिए बनाना शुरू करूंगा, है ना। तो यहाँ पर आप आपके इफेक्टिव सप्लाई का जो है यहाँ पे क्रिएशन करते हो, आपके सप्लायर के बिजनेस में आप यहाँ पे एंटर हो जाते हो बाय एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर। जो आपको इनपुट प्रोवाइड करते थे उनके बिजनेस के अंदर आप घुस जाते हो। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ मिल्क के बिजनेस का। अब पहले आप क्या करते थे, पहले आप जो किसी और से जो है यहाँ पे मिल्क लेते थे, फर्दर आगे बेचते थे, तो आपका पहले सिर्फ ट्रेडिंग का बिजनेस था। फिर आपने नोटिस किया यार क्यों ना मैं ट्रेडिंग करने से अच्छा मिल्क के फार्म्स जो है मेरी गाय भैंस मैं जो है यहाँ पे खरीद लेता हूँ, एक छोटा सा एरिया खरीद लेता हूँ, फार्म खरीद लेता हूँ, वहाँ पे गाय भैंस को पालूंगा और उनसे दूध निकाल के खुद से बेचूंगा। उस दूध को किसी और से क्यों लेना, खुद से बेचता हूँ, है ना। तो आपने क्या कर दिया, आपने काऊ और अपना एक फार्म खरीद लिया। काओ, बफेलोज, ये सारे आपने जो एनिमल्स है जिनसे आप मिल्क निकाल के बेच सकते हो, वो एनिमल्स आपने खरीद लिए और आपने क्या कर लिया सर, आपने आपका फार्म भी खरीद लिया। आपने आपके लिए एक इफेक्टिव सप्लाई क्रिएट किया। तो ये आपने क्या किया सर, पीछे आए और आपने किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फिर आपने बोला करके ये मैं क्या करूँगा, मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी करूँगा। मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी करूँगा। आपने देखा मिल्क से क्या आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मिल्क, उससे क्या क्या चीज़ें फर्दर आगे जाकर के बन सकती है। तो आपने ये नोटिस किया पनीर बन सकता है, आपने ये देखा चीज़ बन सकता है, आपने ये देखा दही बन सकती है ना। तो आप क्या कर रहे हो, फर्दर आगे जा रहे हो, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ करके मल्टीपल आगे और प्रोडक्ट्स बना करके उसको बेच रहे हो सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप वर्टिकली तो जो है सेम सीक्वेंस में थे, बस आप थोड़ा सा जो है जहाँ पर आप थे यहाँ पर आप थे इधर बीच में, थोड़ा सा आप आगे चले गए, थोड़ा सा आप पीछे आ गए, एंड ये हो गया आपका वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। अब अभी आते हैं किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आते हैं। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हो फर्म जो है अक्वायर करता है एक या एक से ज़्यादा सिमिलर बिजनेसेस को, है ना। आप क्या करते हैं, आपका फर्म जो है क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा सिमिलर बिजनेसेस को यहाँ पे अक्वायर करता है जो कि आपके सेम स्टेज पे ऑपरेट कर रहे होंगे, चाहे फिर वो प्रोडक्शन का स्टेज हो, प्रोडक्शन का सेम स्टेज हो आपका और वो नए बिजनेस का, या फिर आपका जो है यहाँ पे मार्केटिंग का जो करने का तरीका है, मार्केटिंग का जो स्टेज है वो सेम स्टेज हो सकता है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को जो यहाँ पे ओन कर लिया, या फिर कोई बाय प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को यहाँ पे ओन कर लिया। जैसे कि आपकी कंपनी जो यहाँ पे टी बनाती थी, तो आपने एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी को जो यहाँ पे एक्वायर कर लिया, तो वो एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है ना। टी अगर कोई पीता है तो उसके अंदर शुगर वगैरह ऐड करेगा, मीठा तो मतलब लोगों को चाहिए, मतलब आजकल मैक्सिमम लोग जो है अपने चाय में या फिर कॉफ़ी में, बेवरेज में थोड़ा सा शुगर ऐड करना पसंद करते हैं। कोई भी स्वीटनर बनाने वाली कंपनी, है ना, आपके अल्टरनेटिव्स आ गए शुगर के भी काफ़ी सारे, लेकिन कोई ना कोई स्वीटनर बनाने वाली कंपनी अगर आप अक्वायर कर लेते हो तो वो आपका हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन माना जाएगा। एक और एग्जांपल अपन ने यहाँ पे क्लास में लिया था टूथपेस्ट और टूथब्रश का, कि एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है तो उसने टूथब्रश बनाने वाली कंपनी को अक्वायर कर लिया। अगर आप टूथपेस्ट बना रहे हो तो टूथपेस्ट को यूज़ कैसे करोगे, टूथब्रश के थ्रू यूज़ कर पाओगे ना। तो आपने एक टूथब्रश बनाने वाली कंपनी को जो है यहाँ पे अक्वायर कर लिया, जो कि आपका एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर है। क्यों, क्योंकि आप एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को यहाँ पे अक्वायर कर रहे हो सर। तो मेरे ख्याल से आपको जो है यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन दोनों क्लियर रहेगा, जो कि आपके कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का जो है यहाँ पे हिस्सा है सर। फिर कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है सर, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर सर जो दो बिजनेसेस आपके रहते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस रहता है और जो आपका नया बिजनेस रहता है, उसके बीच में कोई भी लिंकेज नहीं रहता है, कंप्लीटली डिसजॉइंट बिजनेस रहता है, टोटली अनरिलेटेड बिजनेस यहाँ पे रहता है, कोई भी कनेक्शन नहीं रहता, कोई भी लिंकेज यहाँ पे दो बिजनेस के बीच में आपस में नहीं रहता है सर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखें तो पहले मैं जो है यहाँ पे जो है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टी बना रहा था,
टी बनाने का मेरा बिजनेस है, मैंने अब नया बिजनेस जो शुरू किया है वो जूते बनाने का बिजनेस शुरू किया है, तो टी और शूज़ का कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, तो उसको अपन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे कि अपन एग्जांपल है टाटा का, अब टाटा जो है मान लो टाटा टाटा का इंश्योरेंस का बिजनेस है और टाटा का स्टील का बिजनेस है। इंश्योरेंस का बिजनेस और स्टील का बिजनेस में आपस में कोई भी लिंकेज नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो है इसको अपन बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। जब दो बिजनेस के बीच में कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं रहता है, कोई भी यहाँ पे लिंकेज नहीं रहता है, वो कंप्लीटली डिसजॉइंटेड रहते हैं, तो उसको अपन जो है यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं सर। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बट क्योंकि ये एक रिवीजन वाला पार्ट है तो इसके अंदर अपने को जो है रिकॉल करना है सारी चीज़ों को। अभी अपन ने अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी है, तो उसको बस अपने को एक बार रिकॉल करना है ताकि अपने को याद आ जाए और अपन आगे मूव कर सके। तो मेरे ख्याल से सबको ये चीज़ याद आ रही होगी सर। उसके बाद सर इनोवेशन वाला एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं सर। इनोवेशन आपको जो है यहाँ पे क्या करता है, लॉन्ग टर्म इनोवेशन आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है, कैसे आपको लॉन्ग टर्म इनोवेशन से आपको मदद मिल सकती है आपको इनोवेशन से लॉन्ग टर्म के अंदर में। तो सबसे पहला आप जो है आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाओगे, अब आपकी प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे इनहेंस कर पाओगे, इंक्रीज कर पाओगे, और आपको जो है इन सारी चीज़ों से जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा सर। मेरे ख्याल से इंटरनल स्ट्रैटेजीज जो है यहाँ पे आपकी जो इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजीज है वो मेरे ख्याल से क्लियर रहती है। एक इनोवेशन वाला पार्ट भी अपन ने बीच में डिस्कस कर लिया। अब अपन आती है सर एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के ऊपर आते हैं। अपन किसके ऊपर आते हैं अभी, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के ऊपर आते हैं। अगर अपने को एक्सटर्नली ग्रोथ स्ट्रैटेजी को जो है अपनाना है तो वो अपन दो तरीके से जो है यहाँ पे एक्सटर्नली ग्रोथ स्ट्रैटेजी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहला मर्जर एंड एक्विजिशन करके अपन एक्सटर्नली ग्रो कर सकते हैं, या फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म करके यहाँ पे अपन जो यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं सर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू अगर मेरे को जो है यहाँ पे एक्सटर्नली ग्रो करना है, तो सर मर्जर और एक्विजिशन सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोनों में डिफरेंस क्या है, मर्जर और एक्विजिशन के अंदर डिफरेंस क्या है। मर्जर अगर आप देखोगे तो मर्जर आपके जो है फ्रेंडली टर्म्स पे होता है सर, मर्जर आपके फ्रेंडली टर्म्स पे होता है, और जो एक्विजिशन रहता है वो आपके अनफ्रेंडली टर्म्स पे रहता है। मतलब क्या सर, मतलब ये कि आपका जो मर्जर के अंदर जो दो पार्टीज आपस में मर्ज हो रहे हैं, जो दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रहे हैं, वो दोनों जो है आपस में जो है सारी चीज़ें बैठ करके समझेंगे, अपने जो है एग्रीमेंट्स बनाएंगे, और ऐसा एग्रीमेंट बनाएंगे जिसके अंदर दोनों पार्टी को यहाँ पे बेनिफिट होगा, दोनों पार्टी को यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा कि एक पार्टी यहाँ पे बेनिफिट में है और एक पार्टी जो यहाँ पे डिसएडवांटेज में, लॉस में, है ना। ऐसा नहीं होगा सर, दोनों म्यूचुअली यहाँ पे अग्री करेंगे, सारे टर्म्स को डिसाइड करेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगे किस बेसिस पे अपने को मर्जर करना है अपनी चीज़ों का, और दोनों पार्टी को यहाँ पे बेनिफिट होना वाला है मर्जर के अंदर में। लेकिन एक्विजिशन के अंदर में क्या होगा, एक्विजिशन के अंदर में ऐसा होगा कि एक पार्टी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर रहेगी, एक पार्टी काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर रहेगी, दूसरी पार्टी जो है फाइनेंशियली वीक पोजीशन के अंदर रहेगी। तो जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर वाली जो कंपनी है वो ओवर पावर कर जाएगी वीक वाली कंपनी को, यानी कि सर आपका जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है, आपकी जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वही यहाँ पे बेनिफिट में रहने वाली है। जो वीक कंपनी रहेगी, आपकी जो फाइनेंशियली वीक कंपनी है जिसको एक्वायर किया जा रहा है, वो जो है यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे जो है लॉस में रहेगी, उसको जो है यहाँ पे बेनिफिट कोई भी नहीं मिलने वाला है सर। यहाँ पे जो आपका जो एक्विजिशन है उसके अंदर जो आपकी वीक कंपनी, उसको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है सर। इसलिए आपकी डील यहाँ पे जो है अनफ्रेंडली टर्म्स पे होती है सर। यहाँ पे जो है आपका मर्जर के अंदर में आपके अलग अलग टाइप्स के मर्जर आप कर सकते हो। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कर सकते हो, आपको पता ही रहेगा। कॉन्सेंट्रिक मर्जर यहाँ पे कर सकते हो, कोजेनरिक मर्जर कर सकते हो। कोजेनरिक को यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रिक भी आप बुला सकते हो, कॉन्सेंट्रिक एंड कोजेनरिक एक वन एंड द सेम चीज़ हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पे आप वर्टिकल मर्जर कर सकते हो, और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल मर्जर यहाँ पे कर सकते हो। जो चीज़ें हमने यहाँ पे पीछे डाइवर्सिफिकेशन के अंदर देखी, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो आपको जो है यहाँ पे कोई भी मेरे को वापस से इसको डिटेल में लेके जाके एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं सर। मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ रिकॉल हो गया रहेगा। जो अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, वो यहाँ पे मर्जर के अंदर भी फिट बैठता है सर। उसके बाद सर अपन आते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस के ऊपर। सर आप स्ट्रैटेजिक अलायंस बना करके भी जो है यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को जो यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो सर। स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है यहाँ पे क्या होता है उसको समझते हैं सर। इट इज़ अ रिलेशनशिप, स्ट्रैटेजिक अलायंस एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस के बीच में। ये इनेबल करता है अचीव करने के लिए आपको सर्टन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके ये जो पार्टनर्स है, जो आपके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है, ये इंडिविजुअली जो है यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे, विच बोथ इंडिविजुअली कांट, है ना। जो इंडिविजुअली ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहे थे, अब ये लोग साथ मिलकर के जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव कर सकते हैं सर। एक एग्जांपल अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस ले रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है वो भी जो है उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है फेस टू फेस क्लासेस ले रहा है। मेरे को जो है यहाँ पे एक्सपांड करना है, उसको भी अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, लेकिन हम दोनों के पास पैसा नहीं है ना। हम दोनों के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है कि हम लोग एक्सपांड कर ले, इंडिविजुअली सफिशिएंट पैसा नहीं है। मेरे पास कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उसके पास कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल है, लेकिन वो इंडिविजुअली इनफ नहीं है कि हम लोग एक दूसरा प्रीमाइस जाकर के ओन कर ले। हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं, साथ में बैठते हैं, समझते हैं, टर्म्स को एग्री करते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि यार अब अपन दोनों एक प्रीमाइस ओन करेंगे, साथ मिल करके ओन करेंगे, ताकि मेरा कैपिटल भी आ जाए अंदर और
और उसका कैपिटल भी आ जाए अंदर, जिससे वो जो है चीज़ अपने को इनफ पड़ जाए कि अपन एक नया प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, नया प्रीमाइस जो है यहाँ पे ओन कर सके। तो हम लोग क्या करते, मैं कुछ कैपिटल जो मेरे पास था जो कि इनफ नहीं था, उसके पास भी कुछ कैपिटल जो कि इंडिविजुअली इनफ नहीं था, हम दोनों ने हाथ मिलाया, हम दोनों ने कैपिटल लेकर के आए, और अब जाकर के कैपिटल वो इनफ बनता है कि हम लोग एक प्रीमाइस को जो है ओन कर सकते। इंडिविजुअली हम लोग उस प्रीमाइस को ओन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग जब साथ में आए, साथ में हमने हमारा कॉन्ट्रीब्यूट मिला, हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको मिलाया, तब जाकर के जो हम लोग जो है उस प्रीमाइस को ओन कर पा रहे हैं सर। तो ये एक आपका जो है एग्जाम्पल होगा स्ट्रैटेजिक अलायंस का। इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है यहाँ पे जो आपके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है वो लोग जो है मेंटेन करेंगे, बेनिफिट जो है यहाँ पे शेयर करेंगे, और ये आपकी जो पार्टनरशिप है, जो आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस है, कंटिन्यू होगा जब तक कि आप जो है इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। एक बार आपके जो पार्टनर्स हैं म्यूचुअली डिसाइड करके तय करते हैं कि भाई अभी अपने को स्ट्रेटेजिक अलायंस खत्म करना है अपना, तो तब वो खत्म हो जाएगा। जब तक ये चीज़ वो डिसाइड नहीं करते तब तक ये चीज़ चलती रहेगी सर। एडवांटेजेस क्या है सर, अगर आप स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करते हो तो उसके कुछ सर्टन एडवांटेजेस होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपन देखें तो अपने को क्या एडवांटेज होने वाला है, तो अपने को जो है काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के पास जो है काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा, अपने पास भी कुछ एक्सपीरियंस है ना, लेकिन हो सकता है सर उसके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जो कि अपने पास ना हो। सिमिलरली वाइस वर्सा ये चीज़ जाती है, अपने पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो कि उसके पास ना हो, तो अपने पास कुछ स्किल, अपने पास कुछ एक्सपीरियंस है वो अपन उसके साथ शेयर करेंगे, सिमिलरली वो अपने साथ कुछ चीज़ें शेयर करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, उसको कुछ नई स्किल्स, नई चीज़ें, नया एक्सपीरियंस जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपकी जो यहाँ पे बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपकी लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपका जो पार्टनर है, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस जिसके साथ आप बना रहे हो, वो काफ़ी इज्जतदार हो, या फिर आप काफ़ी इज्जतदार हो, तो आपकी इज्जत का बेनिफिट अब आपकी पूरी इस अलायंस को मिलेगा, है ना। जो भी आपका जो है मतलब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किसी एक दूसरे यहाँ पे क्लासेस के साथ मैं यहाँ पे टाइप कर लिया, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना दिया, तो अगर उसके पास कोई बच्चा आ रहा है, से फॉर एग्जांपल वो जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ा रहा है और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो वो जो है अभी मेरे साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बना चुका है, तो अब मेरे पास वो जो उसके पास सिर्फ बच्चा आ रहा था, वो अब मेरे पास भी बच्चा आएगा इंग्लिश पढ़ने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? तो ऐसा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद आपको जो है अगला अपन जो है एडवांटेज देखते, एडवांटेज के अगले एडवांटेज के अंदर आपका जो है यहाँ पे इकोनॉमी के हिसाब से अगर अपन देखें अपने को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या एडवांटेज मिलने वाला है, तो कॉस्ट अपनी कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अपना प्रोडक्शन का जो है यहाँ पे कैपेसिटी जो है बढ़ गया, अपना प्रोडक्शन बढ़ गया। जब अपना प्रोडक्शन बनता है तो अपने को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का जो यहाँ पे बेनिफिट जो है यूज़ करने को मिलता है, अपना पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है, रिस्क भी कम हो जाता है। पहले आप 100% रिस्क जो है खुद पे लेकर के चल रहे थे, अब 50-50 हो चुका है रिस्क। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जैसे कि मैंने आप बताया, उसका आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। को स्पेशलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी पढ़ा लेता है, मैं इंग्लिश काफ़ी अच्छा पढ़ा लेता हूँ, तो मेरे को जो है यहाँ पे जो है को स्पेशलाइजेशन का जो है यहाँ पे मौका मिल रहा है कि पहले जो है मैं सिर्फ इंग्लिश का जो है कोर्स ऑफर कर पा रहा था, अब क्योंकि मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोर्स भी ऑफर कर पा रहा हूँ। तो को स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, उसकी उसमें स्पेशलाइजेशन है, मेरी इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन है, तो उसकी वेबसाइट पर या फिर उसके जब क्लासेस में कोई भी बच्चा जाता था तो उसको सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी का ऑप्शन मिल रहा था। अब उसने मेरे साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लिया है, पर हम लोगों ने हाथ मिला लिया, तब अगर उसके यहाँ पे कोई बच्चा आ रहा है तो उसको इंग्लिश का भी वहाँ पे जो है ऑप्शन मिलेगा, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली वाइस वर्सा मेरे यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी का ऑप्शन भी खुल जाएगा। एक ऐसे मैंने रैंडमली आपको एक सब्जेक्ट का एग्जांपल दे दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी उसको समझ सकते हो। अगला एडवांटेज आपको स्ट्रैटेजिकली क्या एडवांटेज मिलने वाला है, तो स्ट्रैटेजिकली आपको जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यहाँ पे जो है मौका मिलेगा क्रिएट करने का। आप आपके रिसोर्सेज को पूल कर सकते हो, स्किल्स को पूल कर सकते हो। पहले आपके पास जो है सर्टन रिसोर्सेज थे, आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज अलग थे, उसके रिसोर्सेज अलग है। अब आप लोग मिल चुके हो तो आपके रिसोर्सेज एक हो चुके हैं। आपके पास कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कैपिटल का, पैसा मेरे पास पहले जो था, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि मैं एक प्रीमाइस को ओन कर सकूँ। जब उसके साथ मैंने हाथ मिलाया तो वो भी कुछ पैसा लेकर के आया, तो उसको मिला करके हम लोग जो है एक प्रीमाइस को जो है यहाँ पे ले सके। तो रिसोर्सेज हमारे जो है वहाँ पे पूल हो गए, रिसोर्सेज हमारे साथ में आ गए, हमारे एक रिसोर्स बन गए, तो हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, तो उससे अपने को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। स्किल्स एक जैसे हो गए, जैसे कि मैंने बताया कुछ स्किल्स उसके पास है, कुछ स्किल्स मेरे पास है, तो यहाँ पर जो हम दोनों के आपस में जो स्किल्स है उनको यूज़ करने का मौका मिल रहा है एक साथ, है ना, जो कि इंडिविजुअली हम लोग जो है यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे चीज़ें, अब साथ में मिलकर के हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिकली अपने को ये बेनिफिट यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा। पॉलिटिकली हम लोगों को क्या यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा, तो हम लोग कोई फॉरेन मार्केट के अंदर जो यहाँ पे एंट्री गेन कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस बना करके। जैसे कि आपका स्टारबक्स और टाटा का हुआ, स्टारबक्स को यहाँ पे जो है एंट्री गेन करना था, तो उन्होंने टाटा के साथ एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाया, है ना, एक एग्रीमेंट साइन किया कि भाई हम लोग साथ मिलकर के आप पे इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं, इंडिया के अंदर सारे हमारे जो यूनिट्स जो है हमारे कैफेज है उनको शुरू करते। तो वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक एंट्री लेनी थी, अगर वो लोग इंडिविजुअली अपने खुद से अलग सोलो आते स्टारबक्स वाले, तो शायद उनको काफ़ी सारे जो है यहाँ पे और उनके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन बढ़ जाते, उनको फॉलो करने पड़ते। अब क्योंकि उन्होंने एक इंडियन कंपनी के साथ यहाँ पे टाटा जैसी बड़ी कंपनी के साथ में एक टाइप किया हुआ है, हाथ मिलाया हुआ है, तो थोड़े कहीं ना कहीं उनके लिए जो है चीज़ें प्रोसेस वगैरह जो चीज़ें वगैरह है रेगुलेशंस वगैरह है थोड़े कहीं ना कहीं कम हो गए रहेंगे, है ना। यहाँ पे आपका जो है आपका
इन्फ्लुएंस जो है आपका जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। आप आपका जो है आपकी जो पोजीशन है मार्केट के अंदर वो भी काफ़ी आप अच्छे से जो है यहाँ पे जो है बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है आप उसी एक कंट्री के कंपनी के साथ में टाई अप कर रहे हो जिसको उस कंट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है, कैसे कंज्यूमर का जो है यहाँ पे बिहेवियर होता है ना? तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे एडवांटेज मिलेगी और आप अच्छे से आपकी जो बाहर से फॉरेन कंपनी जो आपकी आ रही है वो अच्छे से अपने आप को पोजीशन कर पाएगी मार्केट के अंदर में। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट आपको क्लियर रहेगा। एक्सपांशन स्ट्रेटजी भी इसी के साथ अपनी जो है यहाँ पे खत्म होती है। इंटरनल एक्सपांशन जो है अपन ने देखा, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी अपन ने देखा, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी भी अपन ने देखा। मेरे ख्याल से यहाँ तक का पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा सर। ओके सर, तो उसके बाद सर अगला पार्ट हमारा आता है सर स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स का। आई नो आप लोग मेरे को देख नहीं पा रहे हो, बट फोकस करो सर हमारे कंटेंट के ऊपर, रिवीजन के ऊपर फोकस करो। जैसे कि एक पार्ट के लिए आप मेरा फेस कैम नहीं देख पाओगे, बट आगे अपन जो है आ जाएंगे सर, आपको दिखने लग जाएंगे। अभी के लिए सर मैं आपको बोल रहा हूँ सर, अपन स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स वाला पार्ट जो है यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं सर। स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स हम लोग क्यों लेते हैं सर? हम लोग जो है बेसिकली हमारे एक बिजनेस से एग्जिट क्यों ले रहे हैं सर? हो सकता है काफ़ी उसके मल्टीपल रीजन हो सकता है हम उसको चला नहीं पा रहे, हो सकता है उसके अंदर अपने को लॉसेस देखने को मिल रहे हैं ना, लॉसेस के मल्टीपल रीजन रह सकते हैं। तो उसके लिए उसकी वजह से हमने को जो है वहाँ पे अपने बिजनेस को जो है अलविदा करके वहाँ से जो है बाहर निकलना पड़ता है सर। ये जो है क्यों किया जाता है सर? स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स क्यों लिए जाते हैं सर? डन थ्रू अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज। हम लोग इसको इसके लिए करते हैं ताकि हम लोग प्रॉब्लम एरियाज को अपने आइडेंटिफाई कर सके, डायग्नोस कर सके भाई कि क्या उसका रियल कॉज है, क्या किस रीजन की वजह से हमने को वो प्रॉब्लम जो यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है। इसके अंदर दो तीन तरीके से आप जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स जो है ले सकते हो। सबसे पहले आपके यहाँ पे इंटरनल कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजीज हो सकती है, और दूसरी यहाँ पे आपके एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी हो सकती है एग्जिट लेने के लिए। इंटरनल स्ट्रैटेजी आपके लिए बनती है टर्न अराउंड आप कर सकते हो, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप अडॉप्ट कर सकते हो। टर्न अराउंड के कंडीशंस क्या रहेंगे? तो टर्न अराउंड के कंडीशंस ये रहेंगे कि आपका जो नेगेटिव कैश फ्लो हो रखा रहेगा, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो आपके बिजनेस के अंदर चल रहा रहेगा, पैसा आने के बदले पैसा जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, और पैसा आप जो है प्रॉफिटेबल यहाँ पे बन नहीं पा रहे हो। अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट या सर्विस, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है मार्केट के अंदर बिक नहीं पा रहे हैं, अनकॉम्पिटेटिव हो चुके हैं, इसके वजह से आपका मार्केट शेयर यहाँ पे गिर रहा है। फिजिकल फैसिलिटीज़ का यहाँ पे डिट्रॉयशन हो रहा है, और यहाँ पे आपका ओवर स्टाफिंग हो रहा है, हाई टर्नओवर हो चुका है आपके एम्प्लॉयज़ का, चीज़ों को आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे क्या करना पड़ता है? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी की तरफ जो है यहाँ पे आपको जाना पड़ता है। ये कंडीशन है, इन कंडीशंस के अंदर आप टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अडॉप्ट करते हो सर। उसके बाद सर आपका जो है यहाँ पे एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगर आपको टर्न अराउंड करना है, आपने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि मेरे को टर्न अराउंड करना है, तो यहाँ पे आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा? एक्शन प्लान आपका बड़ा सिंपल सा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके करंट प्रॉब्लम को यहाँ पे असेस करोगे। जैसे कि आप देख सकते हो May 24 के MTP 1 के अंदर ये क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ है, तो हो सकता है क्या पता सितंबर 24 में इसको पूछ लिया जाए या फिर जनवरी 25 के अंदर इसको पूछ लिया जाए। तो आपको एकदम ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक्शन प्लान आपका यहाँ पे क्या रहेगा? एक्शन प्लान सिंपल से सबसे पहले स्टेज के अंदर आपका जो यहाँ पे क्या करना है? आपको करंट प्रॉब्लम्स का यहाँ पे आपको असेसमेंट करना है, आपको रूट कॉज तक पहुंचना है। रूट कॉज आपको जानना है कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे फेस करने को मिल रहे हैं, आपको मेजर करना है कितने एक्सटेंट तक आपको जो है डैमेज उससे मिला हुआ है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है सर? आपके रिसोर्सेज आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट करने हैं उन एरियाज में जो कि जिधर आपको लगता है अगर कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें को रिसोर्स की, है ना, उस जगह पे आपको जो है यहाँ पे मरहम पट्टी करनी है जहाँ से आपको ब्लीडिंग हो रही है ना। तो रिसोर्स को भी आपको उस जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लग रहा है सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरे स्टेज के अंदर आप क्या कर रहे हो? दूसरे स्टेज के अंदर आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो और एक स्ट्रैटेजिक प्लान यहाँ पे आप जो है अपने लिए बना रहे हो। अब ये पहले सबसे पहले आप डिटरमाइन करो कि भाई जीने के चांसेस कितने, सर्वाइव करने के चांसेस कितने। पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपके सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से आपके जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अप्रोचेज यहाँ पे आप ले सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पे बना सकते हो, और उसके हिसाब से आपको एक एक्शन प्लान बना करके उसको जो है यहाँ पे तीसरे स्टेज के अंदर इंप्लीमेंट कर देना है सर। तो दूसरे स्टेज के अंदर आप क्या कर रहे थे? सबसे पहले अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे, समझ रहे थे क्या सिचुएशन आपकी है, डिटरमाइन कर रहे थे आपके सर्वाइवल के चांसेस, उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे, और तीसरे स्टेज के अंदर उस स्ट्रैटेजी प्लान को आप जो है क्या कर लोगे? इंप्लीमेंट कर दोगे सर। चौथे स्टेज के अंदर आपके बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करोगे, प्रिपेयर करोगे, आपके कैश फ्लो फोरकास्ट एनालाइज करोगे, आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की भाई कौन से एसेट्स को मेरे को बेचना है और कौन से एसेट्स बेच करके कौन सी लाइबिलिटी में पे ऑफ करने वाला हूँ। यहाँ पे अपने प्रॉफिट के सोर्सेज को आप यहाँ पे रिव्यू करोगे, कहाँ कहाँ से प्रॉफिट आप कैसे कैसे बना सकते हो, और यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि आप आपकी करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन को जो यहाँ पे रैपिडली जो है इंप्रूव कर सको। और फाइनली पांचवें स्टेज के अंदर आप आपके नॉर्मल पे रिटर्न कर लोगे। आपके जो भी नॉर्मल सिचुएशन रहेगी उस नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप वापस पांचवें स्टेज के अंदर आ जाओगे सर। तो ये तो हो गया आपका सर। अगर आपको क्या करना है सर? इंटरनल अगर आपको जो है स्ट्रैटेजिक एग्जिट लेना है, अगर आपको इंटरनल स्ट्रैटेजिक एग्जिट लेना है तो आप टर्न अराउंड करते हो। याद रखना टर्न अराउंड आप इसीलिए करते हो, टर्न अराउंड के अंदर आपके किसी बिजनेस को बंद करके बाहर नहीं निकल रहे हो। आप आपके बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आप आपके बिजनेस को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हो, क्यों
क्यों आपको ये परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, क्यों आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, क्यों आपकी सर्विसेज बिक नहीं रही है, मार्केट शेयर क्यों गिर रहा है, इसका प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हो और उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हो। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्यों मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही दूसरी ओर अगर आपको मैं बोलूँ करके आपको एक्सटर्नली यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक एग्जिट लेना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब डाइवेस्टमेंट के अंदर क्या करोगे आप, डाइवेस्टमेंट के अंदर आप कंप्लीटली आपके बिजनेस को बेच दोगे, शट डाउन करोगे, या तो उसको बेच दोगे, किसी और को दे दोगे, आप उस बिजनेस से जो है आप अलग हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, या तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, या तो इस प्रॉब्लम को मैं ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को जो है इससे, इस बिजनेस से जो है छुटकारा चाहिए, इस बिजनेस से मेरे को जो यहाँ पे दूर निकलना है, दूर भागना है मेरे को इस बिजनेस से। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आपके बिजनेस को बेच देते हो या फिर लिक्विडेट कर देते हो, कोई आपके बिजनेस के पोर्शन को, या फिर कोई आपके इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को हो, है ना, या फिर कोई भी आपके मेजर डिवीजन को। इट इज़ यूजुअली डन व्हेन टर्नओवर हैज़ बीन अटेम्प्टेड, आपने टर्नओवर अटेम्प्ट किया था, बट आपके लिए जो है वो जो है वहाँ पे काम नहीं किया। आपने टर्न अराउंड तो यहाँ पे अटेम्प्ट किया कि मैं टर्न अराउंड करके देखता हूँ, बट टर्न अराउंड से आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पाई, इसलिए अब आपको जो है उस बिजनेस से जो है यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल के बाहर निकलना पड़ रहा है सर। या फिर आपको ये लग रहा है कि भाई टर्न अराउंड करना यहाँ पे वाइबल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, टर्न अराउंड करके यहाँ पे मतलब ही नहीं है। दो ही सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप डाइवेस्टमेंट की तरफ जा सकते हो। पहला, जब आपने टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को जो है पे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन आपसे टर्न अराउंड हो नहीं पाया, आप प्रॉब्लम को ढूंढ नहीं पाया, फिर आप प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाए, तो आपको जो डाइवेस्टमेंट करना पड़ता है। या फिर आपको लग रहा है भाई टर्न अराउंड करके कुछ मतलब ही नहीं है ना, टर्न अराउंड करके यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है, तो इससे अच्छा अपन डायरेक्टली जो यहाँ पे डाइवेस्टमेंट की तरफ जाते हैं सर। उसके बाद आपका जो यहाँ पे रीज़न क्या रहेगा, क्या रीज़न रहेगा जिसकी वजह से आप डाइवेस्टमेंट करोगे, तो आपका जो है बिजनेस हो सकता है, जो आपने जो प्रीवियसली अक्वायर किया था, कोई आपने नया बिजनेस अक्वायर किया था, वो आपके लिए जो है मिसमैच प्रूव हो चुका है। अगर आपके साथ वो अभी वो बिजनेस आप चला नहीं पा रहे हो, आपको कंटिन्यूसली उसके अंदर लॉस फेस करने को मिल रहा है, तो आपको उसको उसमें बेटर है कि आप उसको क्या कर दो, उसको सेल ऑफ कर दो, बेच दो, लिक्विडेट कर लो, खत्म कर लो। नेगेटिव कैश फ्लो हो रखा है, कंपटीशन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पे उनके साथ कंपीट नहीं कर पा रहे हो, फंड्स आपके पास नहीं है जिसकी वजह से आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सको, आपको कोई बेटर अल्टरनेटिव मिल रहा है, एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेटर अल्टरनेटिव मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली उसके तरफ आप जो है आप जाने के लिए पसंद करोगे सर। इट इज़ डन व्हेन बिजनेस बिकम्स अनप्रॉफिटेबल एंड अनवायबल ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपका बिजनेस जो है आप चला नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे डाइवेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ता है सर। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर रहेगा सर। ओके सर, अब अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस का सर। स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस वाले टॉपिक पे आते हैं सर। स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस के अंदर अगर आप देख सकते हो सर, तो स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस के अंदर बेसिकली हम लोगों ने अलग अलग मैट्रिक्स यहाँ पे देखे थे। इन मैट्रिक्स की मदद से हम लोग क्या कर पा रहे थे, हम लोग हमारे प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को या फिर हमारे बिजनेस के पोर्टफोलियो को समझ पा रहे थे, और उसके अंदर हम लोग कैसे ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं ये देख पा रहे थे, है ना। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे देखा था आपका एनसुव का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने जो अभी हम लोगों ने चीज़ ऊपर देखी इंटेंसिफिकेशन के अंदर, जो हमने अभी चीज़ देखी, और उसके साथ हमने एक डाइवर्सिफिकेशन वाला पार्ट देखा, वही अपनी चीज़ यहाँ पे अपने को वापस से जो है यहाँ पे रिपीट करी हुई है एनसुव के प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर में। यहाँ पे आप देख सकते हो सर, हम लोग का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है सर, प्रोडक्ट मार्केट, आपका मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये 3-4 स्ट्रेटेजी हम लोग कर सकते हैं। अपने को पता है मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर आपका मार्केट भी वही रहता है, प्रोडक्ट भी वही रहता है। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर आपकी प्रोडक्ट वही रहती है, लेकिन मार्केट थोड़ी सी नई हो जाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर उल्टा हो जाता है सर, आपका प्रोडक्ट नया हो जाता है और मार्केट वही रहती है। और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपका मार्केट भी नया रहता है और प्रोडक्ट भी नया रहता है। ये चीज़ अपने को पता है सर। उसके बाद सर आपका आता है सर एडीएल, आर्थर डी लिटल का मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स के अंदर सर हम लोगों ने क्या देखा था, हमारी फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखी थी। उस कॉम्पिटिटिव पोजीशन के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे सर यहाँ पे, उस कॉम्पिटिटिव पोजीशन के हिसाब से सर हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, हमारा डिसीजन ले रहे थे। हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे हम लोग जो है आगे ग्रो कर पाएंगे। डोमिनेंट पोजीशन सर एक ऐसी पोजीशन थी जो कि यहाँ पे रेयर पोजीशन है, काफ़ी रेयर आपको ये देखने को मिलती है। मोनोपोली वाली सिचुएशन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो फर्म डोमिनेंट पोजीशन के अंदर रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, और इसको आप जो है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप भी जो आप कह सकते हो कि वो फर्म के पास जो है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे होती है, जो कि बाकी किसी फर्म के पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती है। ऐसी टेक्नोलॉजी इस डोमिनेंट फर्म के पास अपने को देखने को मिलती है सर। डोमिनेंट पोजीशन के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज पे क्यों ना हो, आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ तो यहाँ पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आपको यहाँ पे जो है दिक्कतें यहाँ पे जो है कम देखने को मिलेगी। उसके बाद सर आपके स्ट्रॉन्ग वाले पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम है, आप जो है आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। जो भी आपको स्ट्रैटेजिक चॉइस लगता है आपने करनी चाहिए वो आप कर सकते हो। आपके पूरा पूरा फ्रीडम है। आप जो है आप बिना आपके मार्केट पोजीशन को अफेक्ट हुए हुए एक्ट कर सकते हो। कोई भी आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो डिसीजन का आपके मार्केट की पोजीशन के ऊपर कुछ इतना खास इंपैक्ट रहने वाला नहीं है सर। स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर सर अगेन आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो लास्ट स्टेज रहता है सर, हमारा जो डिक्लाइन स्टेज रहता है, वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी। बस उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है सारे स्टेजेस पे ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने को मिलने वाली है सर।
फेवरेबल सिचुएशन के अंदर क्या हो रही है सर, फेवरेबल हमारी जब कॉम्पिटेटिव पोजीशन बन रही है तो उसके अंदर क्या सिचुएशन बन रही है हमारे पास। जनरली सर ऐसी पोजीशन आपकी तभी आएगी जब आपकी इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड हो, बिखरी हुई हो, जब आपकी इंडस्ट्री बिखरी हुई है, कोई भी उधर कोई क्लियर कॉम्पिटिटर आपको जो है देखने को नहीं मिल रहा है। सारे जितने भी आपके प्लेयर है उस मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना कुछ खास वहाँ पे कंपटीशन है नहीं, आपस में सारे लोग सेम लेवल पे है ना, कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है, एकदम नेक टू नेक चीज़ें चल रही है ना। तो फेवरेबल सिचुएशन के अंदर सर अगेन आपको जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन आपका जो है ग्रोथ जो है आपको सिर्फ 2 स्टेजेस पे देखने को मिलेगी, आपका इंट्रोडक्शन स्टेज और आपका जो आपका यहाँ पे ग्रोथ स्टेज रहता है, इन दोनों स्टेजेस के अंदर आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज के अंदर आपको जो है यहाँ पे इतना जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं सर। टेनेबल वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है सर, टेनेबल वाली सिचुएशन के अंदर आपके फर्म जो है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं सेटिस्फैक्टरली, है ना, सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि भाई हम लोग को जो है बिजनेस के अंदर बिजनेस करना आता है ना। यहाँ पे जो है जनरली ये लोग वर्नेबल रहते हैं कंपटीशन को। अगर कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो ये कंपनियां जो कि टेनेबल पोजीशन के अंदर आ रही है, ये वो पहली कंपनियां बनेगी जो कि इंडस्ट्री से बाहर एग्जिट लेगी, है ना। तो अगर कंपटीशन बढ़ता है तो ये सारी टेनेबल पोजीशन के अंदर रहने वाली फर्म्स जो है बहुत ज़्यादा खतरे में रहेगी सर। फिर आती है हमारी लास्ट कॉम्पिटेटिव पोजीशन, वीक कॉम्पिटेटिव पोजीशन। वीक पोजीशन के अंदर सर क्या हो रहा है सर, वीक पोजीशन के अंदर सर आप जो है अनसेटिस्फैक्टरीली यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। आपका जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इंप्रूव करो, लेकिन आप इंप्रूव कर नहीं पा रहे हो, है ना। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको काफ़ी सारे मौके मिल रहे हैं कि आप इंप्रूव करो, लेकिन आप जो है यहाँ पे इंप्रूव कर नहीं पा रहे हो सर। ये 5 पोजीशन आपकी बनती है, कॉम्पिटेटिव पोजीशन बनती है आपके एडीएल मैट्रिक्स के हिसाब से सर। उसके बाद सर हम लोगों ने एक और एक मैट्रिक्स यहाँ पे देखा, बीसीजी का ग्रोथ मैट्रिक्स। बीसीजी का ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स अपन ने यहाँ पे देखा, जिसके अंदर अपन लोगों ने क्या देखा सर, बीसीजी के ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के अंदर अपन ने जो है यहाँ पे 4 यहाँ पे स्टेजेस देखे, 4 आपके हम लोग ने स्टेजेस देखे आपके बिजनेस आपके प्रोडक्ट के, कि कौन से 4 स्टेजेस के अंदर वो फॉल कर सकता है। सबसे पहला जो आपका जो बिजनेस या फिर प्रोडक्ट है वो एक स्टार कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकता है। स्टार कैटेगरी के अंदर वो कब फॉल करेगा सर, जब आपका जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है एकदम रैपिडली ग्रो कर रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, उसके ऊपर आपको पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और आपके लिए जो है रिप्रेजेंट करता है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपांशन। आप उस बिजनेस को लेकर के फर्दर आगे एक्सपांड कर सकते हो, तो आप जो है उस बिजनेस को अपना स्टार बिजनेस यहाँ पे बोल सकते हो सर। फिर आपका अगला कैटेगरी आता है कैश काउ वाला बिजनेस। कैश काउ वाला बिजनेस, कैश काउ के अंदर क्या हो रहा है सर, कैश काउ के अंदर आपकी ग्रोथ जो है यहाँ पे कम हो जा रही है, लेकिन मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर क्या हो रहा था स्टार के अंदर, स्टार के अंदर सर यहाँ पे आपका जो है ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी। स्टार के अंदर क्या हो रहा था सर, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मार्केट शेयर उतना नहीं था, मार्केट शेयर उतना नहीं था सर। नीचे क्या हो रहा है सर, कैश काउ के अंदर, कैश काउ के अंदर आपका जो है ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है ना, ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट शेयर भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे बिजनेस या फिर प्रोडक्ट जो है आपके लिए कैश जनरेट कर पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा कैश यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कॉस्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा कम है। लॉन्ग टर्म में जो आपके स्टार्स है वो जाकर के आपके क्या बन जाएंगे, कैश काउ बन जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है आपकी क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी। इसके अंदर सर हम लोग इनको प्रॉब्लम चिल्ड्रन या फिर वाइल्ड कैट्स भी बुलाते हैं। इधर जो कंपनियां फॉल करती है क्वेश्चन मार्क वाली कैटेगरी के अंदर, मार्केट शेयर इनका काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और ग्रोथ का पोटेंशियल इनका काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। मार्केट शेयर इनका बहुत ज़्यादा कम रहता है, लेकिन ग्रोथ के यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इनमें जनरेट कर सकते हैं कैश अपने लिए। आपको इनके ऊपर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने इनको जो यहाँ पे सही से ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए कैश ट्रैप्स बन जाएंगे। अगर आपने इनको सही से ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए क्या बन जाएंगे, ये आपके लिए कैश ट्रैप्स बन जाएंगे सर। पैसा फंस जाएगा सर, अंधे की तरह पैसा बिल्कुल मत लगाना क्वेश्चन मार्क्स वाली कंपनियों के ऊपर में। क्यों? क्योंकि इनका जो है ग्रोथ आपको जो है काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट से इतना होएगा नहीं। इंट्रोडक्शन स्टेज पे जब हमारा प्रोडक्ट रहता है तो वो हमारे लिए जनरली क्वेश्चन मार्क रहता है कि यहाँ से आगे हमारा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा हमको भी पता नहीं रहता। तो इंट्रोडक्शन ही, कभी भी आप कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे लेकर के आ रहे हो तो वो क्वेश्चन मार्क वाली स्टेज पे आपको दिखेगा। फिर या तो वो स्टार की तरफ जा सकता है या फिर वो डॉग की तरफ जाता है। अगर स्टार की तरफ गया तो अपने को पता है आगे जाकर के ये कैश काउ भी बन जाएगा सर। डॉग्स के अंदर क्या हो रहा है सर, डॉग्स के अंदर सर आपका सारा कुछ ही लो है, ग्रोथ भी इनकी लो है और उनका मार्केट शेयर भी लो है। जनरेट कर लेंगे ठीक ठाक सा कैश ताकि अपने आप को मेंटेन कर सके, बट इनका कोई भी फ्यूचर नहीं होता है, इसलिए इनको अपने को क्या करना पड़ता है, डाइवेस्ट करना पड़ता है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स हमारा जीई मैट्रिक्स रहता है। इसके बारे में मैंने आपको यही बताया था क्लास के अंदर, एक बार इसको बस गो थ्रू करना, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मारी मत करना, इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है नहीं। इसी के साथ सर हमारा चैप्टर 4 यहाँ पे होता है ख़त्म। चैप्टर 4 का यहाँ पे जो है अपन ने क्या कर लिया सर, चैप्टर 4 का अपन ने यहाँ पे जो है पूरा का पूरा यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। आधा घंटा अपने को लगा चैप्टर 4 का रिवीजन करने में, आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर 4 अपना रिवाइज हो जाता है सर। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो
अगर आप शिद्दत से हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो आपको जो है रिवाइज़ करते वक्त एग्ज़ाम के पहले जब आप रिवाइज़ करोगे, जब 1.5 दिन आपके पास रहेगा, तब आपको रिवीजन करना पड़ेगा एफएम का भी, एसएम का भी। तो तब उस सिचुएशन के अंदर आपको ज़्यादा टाइम एसएम पे लगाना नहीं पड़ेगा अगर आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स है। जैसे कि आपने देखा चैप्टर 4 आधे घंटे में अपना रिवाइज़ हो गया, मस्त सारा कुछ अपने को याद आ गया। ग्रुप 2 तो आपने अभी अभी पढ़ा हुआ है, तो अगर कोई बोथ ग्रुप भी दे रहा है तो उसको ग्रुप 2 के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना भी नहीं है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही याद रहेगी। ग्रुप 1 पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जब आप 1.5 डेज़ के अंदर इसको हाथ लगाओगे तो आपको कहीं न कहीं जो है चीज़ें आसान हो जाएगी, आप फटाफट सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे और एकदम क्विकली आपका काम जो है यहाँ पे निपट जाएगा और एफएम पे आप ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर पाओगे। एफएम की प्रैक्टिस आप अच्छी खासी कर पाओगे, जो कि अपने को करनी है ना? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अपने को कहीं न कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थ्योरी सब्जेक्ट बस अपने को बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है ताकि अपने को याद रहे सारी चीज़ें उसके अंदर की। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपके हैंड रिटन नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ऐसे नोट्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेगुलर नोट्स, जिनसे आप जो है सारी चीज़ें आसानी से आइडेंटिफाई करके पढ़ सको, जिसके अंदर आपने मार्किंग वगैरह की हुई है। तो अपने कलर कोडेड नोट से तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है ना? तो इनकेस अगर कोई बच्चा हैंड रिटन नोट्स बनाना रह भी जाता है, भूल भी जाता है, तो अपन ने उसके लिए नोट्स कलर कोड करके रखे हुए हैं। तो उसको पता है भाई ये कीवर्ड है, ये मेरे को मेन इधर जो है फोकस करना है, इस चीज़ को याद करके मेरे को कैसे भी करके याद रखना है, क्योंकि रेड में हाइलाइटेड है, मतलब वो मेन सेंटेंस है, की सेंटेंस है, ये तो होना ही चाहिए। अगर वो मैं याद कर लेता हूँ उसके आगे पीछे का तो मैं भर सकता हूँ। तो वो कलर कोडेड नोट्स का भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसलिए रेगुलर नोट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जो हैंड रिटन नोट्स अपन बना रहे हैं, इससे आप देख ही रहे हो कितना टाइम अपना बच रहा है। आधे-आधे घंटे में अपन सारे चैप्टर रिवाइज़ कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अगर आप एग्ज़ाम से पहले 1.5 दिन में हो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए आपको 2.5 घंटा, मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटा, है ना, उतना मेरे लिए काफ़ी रहेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आपको रिवाइज करके देने के लिए, अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है। ये अगर आप रेगुलर नोट्स लेके बैठते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर चीज़ें कलर कोडेड है ना, रेड में सारी चीज़ें हाईलाइटेड है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वही अगर आप सिर्फ याद करते जाओगे तो आपको सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली रिकॉल भी होती जाएगी। तो वाइस वर्सा जैसे भी केस बनता है वो आपने देख लेना है। बट इसके साथ 4 चैप्टर्स हमारे सर फाइनली खत्म होते हैं, 40 लेक्चर अपने खत्म होते हैं, यानी कि 40 लेक्चर के अंदर 4 चैप्टर हम लोगों ने निपटा दिए। अब और हमारे जो है 10 से 15 मेरे ख्याल से लेक्चर होने वाले चैप्टर 5 के ऊपर में। चैप्टर 5 सर मैं आपकी स्क्रीन पे लेकर के आता हूँ, 2 सेकंड मेरे को देना। चैप्टर 5 के नोट्स मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड फिर अपन चैप्टर 5 का मस्त डिस्कशन यहाँ पे ले लेते हैं। एक चैप्टर 5 का डिस्कशन ले लेते हैं। एक सेकंड, चैप्टर 5 के नोट्स मैं ले रहा हूँ मेरे पास। और एक चीज़ सर, मेरे को एक कमेंट आया था कि जो ये है, जो हमारे नोट्स है वो सिर्फ चैप्टर 1 के ही मैंने अपलोड किए हुए टेलीग्राम पे। इसका भी एक रीज़न है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि ये जो नोट्स है हमारे, ये नोट्स आपको परचेज़ करने पड़ेंगे सर। ये जो नोट्स है वो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज़ सारे चीज़ें तो फ्री में नहीं रख सकते, तो थोड़ा तो अपने को भी सोचना पड़ेगा। तो नोट्स सर हमने काफ़ी मेहनत से बनाए हुए, मैंने काफ़ी मेहनत से बनाए हुए। एक-एक चीज़ जैसे कि तुम देखते हो, मतलब मॉड्यूल जाके देखोगे तो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेगी। ये सारी चीज़ें, इसको मैंने रेड में हाइलाइटिंग जो कीवर्ड्स है वो सारी चीज़ें मैंने बैठ के आराम से एक-एक चीज़ पढ़ के समझ के करी हुई है। ब्लैक में आपके लिए हेडिंग, ग्रीन में आपके लिए एग्जाम्पल्स, इसको अच्छे से मैंने पूरा ये बनाने की कोशिश की है ताकि आपको इंटरेस्ट आए, इतना अच्छा मैंने उसको बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए वैसे ही आप मॉड्यूल से भी इस चीज़ को कवर कर सकते हो, बट जिनको लगता है यार कि नहीं यार अपने को जो है इंटरेस्ट चाहिए, थेरी थेरी सब्जेक्ट में अपने को इंटरेस्ट लेकर के आना है, तो उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जो है एफर्ट लेना पड़ेगा। वो नोट्स आपको ये जो नोट्स आप कलर कोडेड देख रहे हो जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे बैच पढ़ाते वक्त, वो आपको जो है परचेज़ करने पड़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स फ्री है, टेस्ट सीरीज़ फ्री है, लेक्चर फ्री है। बस एक नोट्स थोड़ा सा मैं उसके लिए चार्ज, मतलब बनता है ना, इतना तो बनता है ना, तो उसके लिए मैं थोड़े से चार्ज रख रहा हूँ। अभी तक मेरे को क्योंकि इतने मतलब लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया नहीं है कि अपना मतलब नोट्स के लिए कुछ लेकर के इतना रिस्पॉन्स, अपने बैच को लेकर के रिस्पॉन्स इतना आया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आता है तो मैं इस नोट्स को जो है यहाँ पे जो है बेचने के लिए जो है यहाँ पे एक अपन जो है बनाएंगे, कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे आप जो है यहाँ पे परचेस कर पाओगे इस बुक को। तो अभी लेकर के, क्योंकि एक हाथ दो ही क्वेरी आई है बुक को लेकर के, तो मैं उनके लिए अलग से देख लूँगा कि क्या मैं कर सकता हूँ। बट जब ज़्यादा अपने को इसकी डिमांड आएगी तो मैं इसको जो है यहाँ पे बेचना ही पसंद करूँगा ज़्यादा। थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने को देखना है ना, सारा कुछ तो फ्री नहीं कर सकते। लेक्चर फ्री रहेंगे, टेस्ट सीरीज। अच्छा बाय द वे एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, जो लोग फ्यूचर में इस लेक्चर को देखेंगे तो उनके लिए तो सब चीज़ें सॉर्टेड रहेगी, सारा कुछ टेलीग्राम पे कंटेंट अवेलेबल रहेगा, टेस्ट बोल लो या फिर हैंड रिटन नोट्स बोल लो। बट जो लोग इस बैच को इनकेस कोई देख रहा है, अभी कोई देखेगा, तो मैं उनको बता दूँ टेस्ट सीरीज़ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करनी शुरू कर दिया। चैप्टर 1 की जो टेस्ट है वो जो है आपके टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है, उसके आंसर्स भी मैंने शेयर कर लिए। तो आपने आपके हिसाब से जब भी आपको लगता है चैप्टर 1 की टेस्ट दे देनी है, कुछ आधे घंटे में आपने पूरा चैप्टर 1 रिवाइज़ किया हुआ है, तो एक बार आप चाहो तो रिवीजन लेक्चर देख लो और उसके बाद टेस्ट दे करके आप उसको ख़त्म कर सकते हो।
20 मार्क की टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी अपन लेंगे, मॉक टेस्ट भी अपन जो है डेफिनेटली शेयर करेंगे। मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट जो एमटीपी लेकर के आता है वही देनी मेरे ख्याल से बेहतर रहेगी, वही आप दो, और कोई मॉक टेस्ट की तरफ जाना नहीं। मैं भी कोई अलग से मॉक टेस्ट नहीं बनाऊंगा। हाँ, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर मैं आपके लिए बनाऊंगा यहाँ पे, कि ताकि आपको थोड़ा सा चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट पूरा दे करके आपके 50 मार्क तो पूरे पूरे जो है यहाँ पे सिक्योर हो जाए, पूरे पूरे एकदम आपके एकदम खाते में जमा हो जाए, है ना। तो वो चीज़ आपको जो है देख लेनी है आपके साइड से। बाकी नोट्स को लेकर के मैंने जैसे बताया, डिमांड अगर आती है अच्छी खासी तो एक प्लेटफॉर्म मेरे मतलब है दिमाग में, 2-3 मेरे पास तरीके हैं जिससे अपन इन नोट्स को सेल कर सकते हैं, है ना। मतलब आप तक पहुंचाने के मेरे पास 2-3 तरीके हैं। तो उसके लिए मेरे को डिमांड आती है तो मैं उसको लॉन्च कर दूंगा, उसके लिए भी अलग से आपको जो है अपडेट मिल जाएंगे। हर फिलहाल 1-2 क्वेरी आई हुई है तो मैं उनको पर्सनली देख लेता हूँ कैसे मैं क्या कर सकता हूँ। तो यस, अभी के लिए सर चैप्टर 5 के अपन बारे में समझते हैं। सर चैप्टर 5 के अंदर जैसे कि आप नाम देख सकते हो सर, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। आप स्ट्रैटेजी को यहाँ पे जो इतने टाइम से आपकी स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे बन रही थी, अलग अलग स्ट्रैटेजी जैसे कि अपन ने देखी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी देखी अपन ने, उसके बाद आपकी इंटेंसिफिकेशन वाली स्ट्रैटेजी देखी, मतलब स्टेबिलिटी देखी, एक्सपांशन देखी, टर्न अराउंड देखी, रिट्रेंचमेंट देखी। तो ये सारी स्ट्रैटेजी अपन ने देख ली। अब इन सारी स्ट्रैटेजीज को कैसे अपन इंप्लीमेंट करेंगे, कब इंप्लीमेंट करेंगे, ये अपने को देखना है। और कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करने के बाद सिर्फ उसको छोड़ नहीं सकते ना, अपने को इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा ना उसका, कि भाई कैसे स्ट्रैटेजी काम कर रही है ना, कि हम लोग को उससे जो रिजल्ट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी अपने को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन ये आपके चैप्टर का नाम रहेगा। अगर आपको चैप्टर 1 के अंदर याद आएगा तो चैप्टर 1 के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन लिया था, चैप्टर 2 के अंदर हम लोग ने हमारी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने शुरू किए थे, इंटरनल इन्वायरमेंट को देखा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखा। उसके बाद सर हम लोगों ने क्या करा, तो उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक चॉइसेस देखे कि क्या क्या हमारे पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे देखने को मिलती है। और फाइनली 5वें चैप्टर के अंदर हम लोग ने जो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हमने देखी, उनको कैसे अभी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उनको अपन को उसके जो आउटकम को इवेल्यूएट करना है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले है सर। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस एक बेसिक सा प्रोसेस जो कि हमने चैप्टर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करके यहाँ पे जो है चीज़ों को जो है वहाँ पे याद कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले आप आपका विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डेवलप कर रहे थे। उसके बाद आप क्या कर रहे थे सर, तो उसके बाद आप जो है आपके इन्वायरमेंट के एनालिसिस कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट के एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन का जो यहाँ पे जो काम करने का तरीका है उसको आप अप्रेस कर रहे थे, उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आप क्या कर रहे थे, तो आप आपकी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर रहे थे, है ना। स्ट्रैटेजीज कौन सी आपने जो यहाँ पे अपनानी है, कौन सी स्ट्रैटेजी आप जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे, वो स्ट्रैटेजीज को आप फाइनली सिलेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे, एनालाइज जो आपने किया आपके इन्वायरमेंट को, उसके बेसिस पे आपने जो है एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करी। उसके बाद आपने उस स्ट्रैटेजी को फाइनली इंप्लीमेंट किया। और अब क्या करोगे, आप जो है इवैल्यूएशन करोगे उस स्ट्रैटेजी का, कि भाई जो स्ट्रैटेजी आपने इंप्लीमेंट करी, जिस रीज़न की वजह से आपने करी, जिस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया, क्या वो गोल्स, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स आप पूरे कर पा रहे हो, अचीव कर पा रहे हो, कंप्लीट कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको जो है इवैल्यूएशन के अंदर आपके देखने पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जनरल प्रोसेस रहता है, जिसके अंदर विजन मिशन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, है ना। इन्वायरमेंट का एनालिसिस कैसे करना है उसके ऊपर अपन ने 2 चैप्टर पढ़ लिए। कौन सी स्ट्रैटेजी अपन ने सिलेक्ट करनी है वो अपन ने एक चीज़ देख ली अभी चैप्टर 4 के अंदर में। अब हमारा जो है डिस्कशन होने वाला है वो कैसे हम उस सिलेक्टेड स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे, और कैसे हम उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करेंगे, उसके आउटकम जो भी आउटकम्स आएंगे कैसे हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ये चीज़ अभी अपने को जो है चैप्टर 5 के अंदर जो है देखनी है सर। अलग अलग आपके स्टेजेस रहते हैं सर, आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, विजन मिशन को आपके जो है आप जो है क्या करते हो, डेवलप करते हो उसके एनवायरनमेंट की। उसके बाद एनवायरनमेंट के एनालिसिस करते हो, फॉर्मुलेट करते हो स्ट्रेटजी को, इंप्लीमेंट करते हो स्ट्रेटजी को, और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करते हो। बेसिक चीज़ है वही आपकी बेसिक चीज़ है। अगर आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तो काफ़ी डिटेल में जा करके इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है ना। वो अपन ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स उसके ऊपर आपने बनाए हुए, वही चीज़ों को वापस आप जो है ला करके बार बार जो है रिपीट कर रहे हो, मतलब नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे हटाया हुआ है, सिर्फ आपको जो है प्रोसेस एक बार याद आ जाए, जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ा है वही चीज़ है यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिल गया है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे हेड पॉइंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं। उसके बाद सर आप जैसे कि देख सकते हो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन वाला पार्ट आपका यहाँ पे शुरू होता है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। आज सिर्फ चैप्टर 5 मेरे को पहले मेन आपका रिवीजन करना था चैप्टर 4 का, और एक जस्ट एक भी जस्ट उसको चैप्टर 5 को एक स्टार्ट देके इंट्रोडक्शन देके बताना था कि भाई क्या इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। बताया मैंने आपको वो चीज़ इंप्लीमेंट कैसे करनी है स्ट्रैटेजी एंड इवैल्यूएशन कैसे करनी है आपकी स्ट्रैटेजी का, वो अपन ने एक चीज़ देखी। क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो May 24 के एग्ज़ाम में भी यहाँ पे पूछा गया था। May 24 का एग्ज़ाम हमने दिया भी, पास भी हो गए। तो पता है मेरे को, इसलिए सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मतलब आपको नोट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ इस लेक्चर को मैं यहाँ पे। यहाँ पे आज के लेक्चर में अपन रुकेंगे।
कल अपन जो है चैप्टर 5 के अंदर जो है एक्चुअल में जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसे आपकी करनी है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, क्या इसके अंदर आपको दिक्कत वगैरह आती है, वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे, है ना। और चैप्टर 5 को जो है अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे। आज के इस लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं। रिवीजन किया चैप्टर 4 का और थोड़ा सा एक जस्ट एक स्टार्ट अपन ने टच दिया चैप्टर 5 को। कल अपन जो है अपन आएंगे चैप्टर 5 को शुरू करेंगे, अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को वापस से देखना शुरू करेंगे चैप्टर 5 के अंदर में। लास्ट लेक्चर है हमारा, लास्ट लेक्चर बोल रहा हूँ, लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट लेक्चर नहीं, अभी नहीं है, अभी वो दिन नहीं है, टाइम है उस दिन ध्यान में। तो लास्ट अपना ये जो है चैप्टर है, तो उसको ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। अपने दोस्तों को बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फ्री बैच चल रहा है, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर वाइज की टेस्ट जो है मैंने बनानी शुरू कर दी है और अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने भी मैंने शुरू कर दिया है ना। तो वो आप जो है वहाँ से जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट को जो है दे सकते हो। मॉक टेस्ट जो आपकी फुल लेंथ टेस्ट रहेगी, मेरे को लगता है वो आपने इंस्टीट्यूट की ही देनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट रिलीज़ करती है वही आपने देनी चाहिए। तो वही आपके लिए बेटर रहेगी। जो रीसेंट आपके सितंबर 24 के अटेम्प्ट के लिए, या फिर अगर आप जनवरी 25 के लिए ये लेक्चर्स देखने वाले हो, तो जनवरी 25 वाले जो मॉक टेस्ट रिसेंट वाले आए रहेंगे वो रिसेंट वाले देख लेना, क्योंकि पास्ट वाले जो मॉक टेस्ट रहेंगे कहीं ना कहीं मेरे जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसके अंदर मैंने जो अच्छे से जो क्वेश्चन मेरे को लगेंगे वो मैंने डाले हुए रहेंगे, है ना। तो जो एकदम रिसेंट वाली एमटीपी आएगी वो रिसेंट वाली एमटीपी 2 एमटीपी आएगी, जैसे कि अभी सितंबर 24 का अटेम्प्ट आ रहा है, फिर जैन 25 का आएगा। तो जो भी रिसेंट वाली एमटीपी रहेगी वो आपने फुल लेंथ 2 एमटीपी आती है हर साल, तो वो आपने मेरे ख्याल से दे करके पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस करना चाहिए। चैप्टर वाइज जो पास्ट एमटीपीज आरटीपीज हो गया वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन उठा करके चैप्टर वाइज टेस्ट आपके लिए बना रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे आपका वो भी पास्ट वाली एमटीपीज भी कवर हो रही है, और कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे जो ये है लेटेस्ट एमटीपीज है वो अपने आपके साइड से जो है फुल लेंथ दे करके खत्म करना। तो फुल लेंथ भी प्रैक्टिस हो रही है, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन भी कर रहे हैं, चैप्टर को अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो प्रोसेस एक अपना सेट हो चुका है। क्वेश्चन बैंक भी डिस्कशन हो रही है, मॉड्यूल के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस हो रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको देखने को मिलने वाली है नहीं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैप्टर 5 को अच्छे से पूरा जो है यहाँ पे हम डिटेल में लेना शुरू करेंगे, और मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टेक केयर।